हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आपकी बेहतर चल रही होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जितना भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, वो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। और लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे या लगा के आपने देखा होगा, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे। बच्चे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें ब्रीफ में कराऊं, लेकिन कुछ चीज़ छूटे ना। हर चीज़ आपको मैं करा दूं, और अगर आप चाहें तो हर चीज़ अगर करके जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को ठीक कर देंगे, चाहे किसी भी चैप्टर से बने। अब ऐसे ही एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, जैसे हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा था, उसका एक छोटा सा पार्ट बोट एंड स्ट्रीम था। हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, उसका छोटा सा पार्ट पाइप सिस्टम था, है ना। हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, उसका छोटा सा पार्ट डिस्काउंट था। ऐसे ही हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा और उसका एक छोटा सा पार्ट बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी की अगर मैं बात करूं, तो ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। ये आप मान सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ना, उसी का एक टाइप आप कह सकते हो इसे। इसी में वही चीज हमें करनी है, वही राइट एंगल ट्रायंगल, वही परपेंडिकुलर, वही बेस, वही हाइपोटेनस, वही एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री। इसमें बहुत आसानी क्या हो जाती है कि हमें कुछ लिमिटेड एंगल्स के ऊपर ही काम करना होता है। हमें ऐसे उटपटांग एंगल्स के बारे में ज्यादा नहीं जाना है, जो हमें आते नहीं है ना, या हमने टेबल में नहीं पढ़ा। हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे आसान जो पार्ट ये है कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है ना एंगल्स की, ये वाली, सारा का सारा हाइट एंड डिस्टेंस यहीं से बनता है। आपको जो वो एंगल्स देगा, वो देगा 30 45 और 60 पे ही वो काम करेगा। इन तीन एंगल्स पे ही सारा का सारा काम होगा। 30 45 एंड 60 क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अपना कॉन्सेप्ट, कि हमारा कॉन्सेप्ट है क्या हाइट एंड डिस्टेंस का। बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ये आप मानकर चलो, ऊंचाई यानी कि मान लो ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है ना, जमीन पे है। ये जमीन मैंने मान लिया, अर्थ है ये, है ना। ये कोई पेड़ है, ये पेड़ की ऊंचाई है ना। इस ऊंचाई वाले पॉइंट से जमीन पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है। इस पॉइंट पे वो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेगा और यहां डाल देगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब है कि इस पेड़ की ऊंचाई, इस इसको बोलता है वो ऊंचाई, जो हमने अब तक लंब के रूप में पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर के रूप में पढ़ा है। हाइट एंड डिस्टेंस में उसको हाइट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? हाइट। और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होता है, हमने इसको पढ़ा है आधार, है ना भैया। हमने पढ़ा है आधार, लेकिन इस चैप्टर में इसको बोलेगा दूरी। क्या बोलेगा? इसको बोलेगा दूरी, यानी कि डिस्टेंस। बाकी आपका जो ये ट्राइंगल है, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा। ये आपका समकोण त्रिभुज ही रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा, जिसमें ये वाला पार्ट हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर होता है, जिसको इसमें चैप्टर में बोला जाएगा हाइट। और जो हमारा आधार यानी कि बेस होता है, इस चैप्टर में उसको डिनोट कर दिया है किससे? इस चैप्टर में डिनोट कर दिया है आपकी डिस्टेंस यानी कि दूरी से। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अब इतना तो चलो हमें पता चल गया कि सारा का सारा जो खेल होने वाला है, वो हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होने वाला है। और इन्हीं भुजाओं को निकलवाने की बात करेगा हर क्वेश्चन में। जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा, हर सवाल में या तो इस भुजा को निकलवाएगा, इसको निकलवाएगा, और सारे की सारी चीजें आपको पता होंगी। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे कुछ ही रेशियो है, 30 45 और 60, जिनके ऊपर हमारा वर्क होता है, काम होता है। ओके, चलो, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं, कि मान लो मैंने यहां पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, कोई समकोण त्रिभुज बना दिया बच्चे मैंने यहां पर। ये 90 डिग्री है। ओके, ये वाला जो एंगल होता है ना, जो हमारे आधार से, जो हमारे बेस से
है ना, जो बेस से एंगल बनता है ना बच्चे, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? एलिवेशन का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना, है ना। तो यहां अगर आप इस पॉइंट से सोचो कि भाई ऊपर की तरफ आप चढ़ोगे, तो जो ये एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आप लिखो इसे एक बार। जुड़ गए हैं ना सभी लोग? ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं। भाई एक और राइट एंगल अगर ट्रायंगल मैंने बना दिया, और यहां पर मैं एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल समांतर में एक लाइन खींचता हूं। एक लाइन मैंने इस लाइन के पैरेलल खींची। अब मैं इस पॉइंट से बात करूंगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से बात कर रहा हूं बच्चे। जो हमारा ये वाला एंगल होता है ना, ये वाला, यानी कि एक लाइन मैंने पैरेलल डाल दी किसके? इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन डाल दी। जो हमारा ये वाला एंगल होता है ना थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? उतरना। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? उतरना। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेगा तो आपको ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ उतरना है, और जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। ये दो एंगल है जिनकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। एक एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एक होता है हमारा अवनमन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो ऊपर वाले पॉइंट से अगर मैं एक लाइन पैरेलल समांतर खींच दूं आधार के, तो उस लाइन से जो हमारा एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके। अब ये एंगल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चे? 90, मैं कह रहा हूं 100% सवाल आप मान के चलो कि 100% सवालों में वो केवल तीन ही वैल्यू पर जिक्र करेगा। एक तो जिक्र करेगा 30 डिग्री पर, एक जिक्र करेगा 45 डिग्री पर, और एक जिक्र करेगा 60 डिग्री पर, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में तीन ही एंगल है जिन पर सारा का सारा जो खेल है वो होता है। एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, और एक 60 डिग्री। चलिए एक एक करके मैं सारे रिजल्ट आपको लिखवा देता हूं। सारे के सारे रिजल्ट मैं आपको लिखवा देता हूं बच्चे। अगर मैं ये बनाता हूं, अगर मैं ये बनाता हूं और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं 30 डिग्री ले लेता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं क्या ले लेता हूं बच्चे? एंगल ऑफ एलिवेशन को ले लेता हूं मैं 30 डिग्री। तो आप जरा मुझे बताओ कि अगर मैं 1030 आपसे पूछूंगा, 1030, 1030 अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो बच्चे क्या होता है? आप कहेंगे सर 1/√3 होता है। 1030 क्या होता है? 1/√3। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है ना, तो बच्चे याद रखना 30 के सामने वाली जो भुजा होगी, 30 के, देखो इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 30 के सामने वाली जो भुजा होगी इसको 1 कहेंगे, जो आधार वाली भुजा होगी इसको √3 कहेंगे। किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी फिगर में अगर 30 डिग्री कहेगा ना, ये रेशियो आपको याद रखने हैं। ये रेशियो आपको याद रखने हैं। मैं आपको डायरेक्ट याद करने के लिए कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर 30 डिग्री एंगल कहीं मिलेगा, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, जो बेस है वो √3, तो बची हुई क्या हो जाएगी? 2। भाई आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, आपको 2 ही मिलेगा। इसी में ही दूसरा केस क्या बन सकता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन सकता है। बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन का ना एक चीज और आप सीख लेंगे यहां पर। एंगल ऑफ, हम ज्योमेट्री में हालांकि ये चीज पढ़ेंगे हर्ट ऑफ ज्योमेट्री के नाम से। अगर मैंने कोई दो पैरेलल, दो समांतर मैंने लाइन खींच दी, और मैं एक लाइन अगर ऐसे खींचता हूं, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी,
ये समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस है। तो ये एंगल अगर थीटा है ना, तो प्यारे भाई ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ओके सर, मैं दिन में लगभग 11-12 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन पीछे का कुछ याद नहीं रहता। बच्चे सारा खेल होता है आपके रिवीजन का। किसका खेल होता है, सारा का सारा आपके रिवीजन का। यस। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछने लगूं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसी में ही अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे देता हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन को बाद में सीखेंगे, पहले ना 30 डिग्री का खेल, दूसरा 60 डिग्री का और देख लो। अगर मैं 60 डिग्री एंगल ले लूं, ये वाला एंगल 60 डिग्री ले लूं, तो याद रखना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3, बरा बेस वाली भुजा 1, और ये वाली क्या हो जाएगी 2। ये कुछ रिलेशन है, ये कुछ रिलेशन है जो हमें डायरेक्ट रखेंगे ना तो सवाल कुछ भी नहीं है फिर। ऐसे ही अगर मैं 45 एंगल लेता हूं, अगर मैं 45 डिग्री लेता हूं, तो सामने वाली भुजा भी 1, बेस वाली भुजा भी 1, और ये क्या है, ये आपका √2 हो जाएगी। ये कब है, जब हमारा थीटा 45 डिग्री हो, जब हमारा थीटा क्या हो 45। जब थीटा 30 है तो सामने वाली 1, ये √3 और ये 2। जब थीटा 60 है तो सामने वाली √3, ये 1 और ये 2। और जब हमारी एंगल 45 है तो ये भी 1, ये भी 1 और ये √, है ना। आप टेन थीटा बराबर कर सकते हो, टेन 45 क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको 1/1 कह सकते हैं। परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1, इसीलिए मैंने इन दोनों को 1 एंड 1 बोला है। ओके चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी चीज को। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक कोई दीवार खड़ी करता हूं, ये कोई जमीन है, जमीन पे एक दीवार खड़ी है, और दीवार के साइड में एक मैंने सीढ़ी खड़ी कर दी कोई, सीढ़ी का एंगल है आपका 60 डिग्री। अगर सीढ़ी नीचे से खिसक के, अगर सीढ़ी हमारी नीचे से खिसक के मान लो यहां पहुंच गई, तो अब एंगल हमारा 60 से बड़ा होगा या छोटा होगा, आप मुझे ये बात बताओ। अगर अगर हमारी सीढ़ी यहां से खिसक कर यहां पहुंच गई, तो जो अब ये वाला एंगल होगा बच्चे, ये 60 से बड़ा होगा या छोटा होगा। ये ना आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। देखो ये एंगल सर बड़ा है, जैसे जैसे सीढ़ी खिसकती जाएगी ना, ये एंगल, ये लाइन ना, ये वाली लाइन ये धरती में मिलती चली जाएगी। ये लाइन क्या है हमारी, धरती में मिलती चली जाएगी, है ना भाई। हालांकि सीढ़ी खिसकेगी तो एंगल यहां से बनेगा कहीं, लेकिन मैं मेरा वो कॉन्सेप्ट समझाने का है ही नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं कि इसी पॉइंट से अगर ये लाइन मैंने खींची, ये 60 डिग्री, इसी पॉइंट से अगर मैं ये लाइन खींच दूंगा तो भैया ये लाइन हमारा 60 से छोटा होगा, लेस देन 60। क्या होगा बच्चे, लेस देन 60 डिग्री, है ना। यानी कि हमारा जो एंगल है ना वो इस तरफ घटता जाता है। सपोज अगर मैंने आपको बोला ये एंगल, मान लो ये हमारा 80 डिग्री है, तो ये 80 से छोटा होगा। क्या होगा, 80 से छोटा, इसको बोलेंगे लेस देन 80, लेस देन 80 डिग्री। यानी कि जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपके एंगल की जो वैल्यू है ना वो कम होती चली जाएगी, एंगल की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने क्वेश्चंस के माध्यम से कर लेंगे। बहुत रेयरली चांस है कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बने, बहुत रेयर चांस है, 5-10% है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं इस चैप्टर को भी। देखो जरा, कह रहा है कि एक खंबे का 1/6 हिस्सा कीचड़ में, 1/6 हिस्सा कीचड़ में, ओके, शेष का जो बच गया है, शेष का 1/2 भाग जल के अंदर है एवं 5 मीटर जल के ऊपर है। तो खंबे की लंबाई बता दो कितनी होगी। क्या आप इस सवाल का जवाब मुझे बता सकते हो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पिलर। ठीक है, सवाल क्या कहना चाह रहा है, देखो पहले कीचड़ होती है ना,
ये कीचड़ है, ओके। ये ऊपर पानी है, ये क्या है, ये कीचड़ के ऊपर पानी है, ये पानी है, ये वाटर है, और ये क्या है, कीचड़ है। अब क्या इसमें खंबा है ना, इसमें एक पोल है, इसमें एक पोल है। सवाल कर रहा है कि 1/6 हिस्सा तो कीचड़ में है, ये 1/6 हिस्सा है, और जो पानी में है वो कितना है, वो 1/2 हिस्सा है। टोटल हाइट का 1/2 हिस्सा, 1/2, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट ऊपर है, जो बचा हुआ पार्ट ऊपर है जल के ऊपर, दैट इज 5 मीटर। ये आपको ओरिजिनल लेंथ इसने दे दी, और आपसे पूछा है बताओ इस पूरे जो खंभा है इसकी पूरे की लंबाई कितनी होगी। बच्चे ये हिस्सा 1/6, ये हिस्सा 1/2, जो बचा हुआ पार्ट वो 5 मीटर। तो क्या मुझे कुछ लेंथ माननी पड़ेगी अपनी तरफ से? भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 1/6 और 1/2 जो हिस्सा इसने दिया है, इसका जो डिनोमिनेटर है 6 और 2, आप क्या करो एलसीएम लो किसका, 6 और 2 का। कितना मिलेगा बच्चे, 6। आप मान लो यही खंबे की लंबाई है, माना कि यही आपकी क्या है, खंबे की लंबाई है, लेंथ ऑफ द खंबा, लेंथ ऑफ द पिलर। ये मान लो कि आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, वो मिला हमें 6। हमने मान लिया कि जो खंबा है उसकी लंबाई 6 यूनिट है। तो अगर 6 यूनिट मैंने माना, तो भैया कीचड़ में कितना हिस्सा होगा? आप कहेंगे सर कीचड़ में होगा 1/6 ऑफ क्या, 1/6 ऑफ 6। आप कहेंगे सर ये आ गया 1 यूनिट। अब शेष कितना बचा है भाई? अगर 6 यूनिट का एक हिस्सा कीचड़ में है तो शेष कितना बचेगा, 6 - 1 दैट इज 5। अब सवाल कर रहा है जो शेष हिस्सा बचा है ना, उसका 1/2 भाग जल में है, शेष का, शेष का 1/2 भाग। तो अगर मैं इसका 1/2 भाग करता हूं 5 का, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 2.5। ये 2.5 किस में है, ये जल में है, किसमें है, जल में है। तो अब कितना बचेगा रिमेनिंग, ये शेष बचेगा सर 5 में से 2.5 हटा दो, 2.5 ही हमारा बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि क्या 2.5 यूनिट का मान ही है जो हमारा ये 5 मीटर दिया हुआ है। भाई मैंने क्या बोला कि 1/6 हिस्सा कीचड़ में, 1/6 निकाला 1। मैंने कहा शेष कितना बचा है, आप कहेंगे सर 6 में से 1 घटा दो 5। कह रहा जो शेष का 1/2 भाग है वो जल के अंदर है, तो इसका 1/2 भाग निकाला 2.5, ये जल के अंदर है। अब कितना बचा है, 5 में से 2.5 हटा दो, 2.5 बचा है। कह रहा ये 2.5 जल के ऊपर है, यानी कि वो तो 5 यूनिट है, तो क्या 2.5 यूनिट का मान होगा 5 मीटर। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5/2, है ना। पॉइंट हटाएंगे 0, 25 दूनी 50। हमें तो खंबे की लंबाई बतानी है जो कि हम 6 यूनिट मानकर चले हैं, तो 6 यूनिट यानी कि हमारा जवाब होगा प्यारे भाई 12 मीटर। क्या होगा, 12 मीटर, बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर बन सकते हैं। ये तो बेसिक था हाइट एंड डिस्टेंस का, इससे ज्यादा कोई रिलेशन था नहीं। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस अब होता है शुरू, अब हाइट एंड डिस्टेंस शुरू होता है। देखेंगे एक बार क्या है सवाल में, कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, छाया जो है ना ऊंचाई का √3 गुना है, तो उन्नयन कोण बताना है। उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई ये कोई मीनार है, अब जो मीनार की छाया होती है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली तो पड़ती है। मान लो ये क्या है, मीनार की छाया, ये क्या है मीनार, ये क्या है मीनार, और ये क्या है उसकी छाया। ये पॉइंट को पॉइंट से मिला दो, और ये एंगल आपसे पूछा है बताओ कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितना होगा। मैंने कहा ये मीनार है, ये उसकी छाया पड़ी है, हॉरिजॉन्टली पड़ती है छाया, तो ये हॉरिजॉन्टली छाया है, ये खड़ी हुई जो है ये मीनार है। अब कह रहा है कि जो छाया है ना, जो उसकी छाया है और ऊंचाई का जो रेशियो है, उसने बोला है कि जो छाया है ऊंचाई का √3 गुना है। यानी कि ऊंचाई को अगर मैं 1 यूनिट मानूं तो छाया कितना है, छाया उसका √3 गुना है। ऐसा सवाल ने बोला है,
सवाल ने क्या बोला है कि जो मीनार की शेडो है ना वो हाइट का √3 टाइम्स है। अगर मैं 1 यूनिट ऊंचाई यानी कि हाइट को मानता हूं तो छाया कितनी है क्या मैं इसको 1 यूनिट मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा √3। बच्चे मैंने आपको एक रिलेशन बताया है ना, मैंने बोला है उसको तो आप ध्यान में रख लो, याद कर लो सीधा सीधा कि भैया अगर आपके पास ये 1 है और ये √3 है तो एंगल क्या बनेगा, एंगल हमारा कितना बनेगा बच्चे, ये 1 है ये √3 है तो एंगल सीधा सीधा 30 डिग्री बन जाएगा और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इतना आसान चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। ये PYQs हैं सारे के सारे, जो आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सारे के सारे क्वेश्चन, हालांकि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आए हुए सारे के सारे PYQs हैं। कोई NTPC में आया, कोई ग्रुप डी में, कोई ALP में, हर एग्जाम में आए हुए सवाल हैं ये। कुछ मैंने थोड़े से 2-4 क्वेश्चन जोड़े हैं। ये सवाल देखिए जरा, इसको मत करिए अभी, चलो कर ही लेते हैं जब आ ही गया है तो। सवाल कर रहा है सूर्य की उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की छाया क्या होती है, 10 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ क्या होगी। आपको सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में ना डायग्राम बनाना आना चाहिए। भाई ये कोई मैंने मीनार ली, मीनार की छाया पहले कितनी थी, मीनार की छाया पहले थी 60 डिग्री। कितनी थी बच्चे, ये मीनार की छाया थी 60 डिग्री, ये हम 60 डिग्री ले लेते हैं। कह रहा है कि भैया सूर्य की उन्नयन कोण 45 डिग्री हो गया, यानी कि अब छाया कितनी हो जाएगी, 60 से कम, आगे की तरफ चल रहे हैं हम, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। भाई पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मीनार के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। कह रहा है कि अगर एंगल 60 से 45 होगा ना तो ये 45 हो गया, यानी कि इस पॉइंट से बढ़ के अब छाया यहां पहुंच चुकी है। तो कह रहा है ऐसा करने पर उसकी छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। क्या बोला बच्चे उसने, 10 मीटर, यानी कि छाया यहां से यहां पहुंची है तो दैट इज कॉल्ड 10 मीटर। क्या बोला इसको मैंने, इसको बोला 10 मीटर। भाई उसने बोला ना कि उन्नयन कोण अगर 60 से 45 हुआ तो 60 डिग्री यहां इस पॉइंट पे था, 45 डिग्री इस पॉइंट पे है, तो ऐसा करने पर उसकी जो शेडो है ना वो 10 मीटर बढ़ गई, यानी कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड 10 मीटर इंक्रीमेंट इन शेडो। हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, ये वाली हाइट हमसे पूछी है। अब हमें कुछ रिलेशन बनाने हैं बच्चे। 60 डिग्री का रिलेशन मैंने आपको क्या बोला था, सामने वाली भुजा √3 है, सामने वाली भुजा √3 है, और ये कितना है 1। बच्चे इसको ना आप इस रिलेशन को इसी के साथ लिख लो, बढ़िया रहेगा, है ना। यहीं पर ये रिलेशन हम लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं कि अगर, अगले पेज पे चलो मैं आपको लिखवा देता हूं, याद डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे ना तो फिर चीजें बढ़िया रह जाती हैं। मान लो ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है। क्या है बच्चे, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये तो होता है √3 भाई 60 के सामने, और यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है उसको 1 कहते हैं। तो बच्चे याद रखना यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी ना उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ये √3 है तो ये भी √3 होगा, इसको कहेंगे √3 - 1। क्या बोलेंगे बच्चे, इस लंबाई को बोलेंगे √3 - 1। भाई 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, 45 डिग्री का मतलब है जो हाइट ये है वही लंबाई ये होगी, है ना। 1/1 का रेशियो होता है 45 डिग्री का। तो अगर ये √3 है तो यहां से यहां तक भी √3 होगी, और ये यहां से यहां तक √3 है, मैं 45 डिग्री की बात कर रहा हूं क्योंकि ये √3 है तो वही हाइट ये होगी। ये तो हमने 1 ले लिया, तो यहां तक क्या बचेगा, √3 - 1, क्योंकि ये टोटल क्या है, ये टोटल √3 ही है। 45 डिग्री का होता है 1 और 1 का रेशियो। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर ये 60 है ये 45 है तो ये जो छोटा सा छुटकू सा हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड √3 - 1। ऐसे ही एक और रिलेशन आप याद कर सकते हो 60 और 30 का, कि ये 60 है, ये अगर 30 है तो इनका रिलेशन क्या होता है, ये √3 है, ये 1 है,
यहां से यहां तक ये 1 है, तो यहां से यहां तक का क्या होगा, यहां से यहां तक का होगा 2 यूनिट। क्या होगा, 2 यूनिट। इतना आप ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि ये √3 है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तब जाकर ये 1 और ये √3 बनेगा, है ना भाई। √3/3 अगर आप करते हो तो 1/√3 मिलता है ना। √3 से √3 कटेगा, √3, तो ये 1 ये √3 होगा। उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देखना है ये वाला हिस्सा क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। चलो अब सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल कहाँ है, ये रहा सवाल। सवाल कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब 60 से 45 होता है तो मैंने कहा ये छुटकू सी हाइट को हम क्या कहते हैं। सर इस छुटकू सी हाइट को हम कहते हैं √3 - 1। क्या कहते हैं बच्चे, √3 - 1। यानी कि मैं अगर कहूं कि √3 - 1 का मान होगा 10 मीटर, ये पूरी यूनिट का मान है। एक यूनिट का मान होगा 10/√3 - 1। हमें क्या बताना है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, √3। इसकी वैल्यू कितनी होगी, या पहले उससे पहले ना आप रेशनलाइजेशन कर लो, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। भाई ये √3 - 1 है ना, तो आप इसके अपोजिट साइन से गुणा कर दो ऊपर नीचे। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ज्यादा टेंशन मत लो, जब भी आपकी रूट वाली वैल्यू नीचे आएगी ना, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 10 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे तो a - b और a + b क्या होगा, a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और b² यानी कि 1। तो क्या होगा, √3 + 1 बटे 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा 2 × 5 = 10। ये तो एक यूनिट का मान आया है अभी, एक का। हमें क्या बताना है, हाइट। हमें बताना है √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू क्या आएगा, 5 √3 + 1 और इंटू √3। तो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 √3 की, तो 5 × 15 होगा कि नहीं भाई। 5 √3 की अगर आप मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 5 √3 इंटू √3 प्लस 5 √3, 5 × 15 प्लस 5 √3। आंसर कितना आएगा, 15 + 5 √3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ओके, अच्छा सवाल है ये भी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर √3 यूनिट का मान 10, एक यूनिट का मान किया 10/√3 - 1। अब बच्चे जब भी ऐसा केस आपके सामने आएगा कि नीचे √3 - 1 है, रूट में कुछ वैल्यू घटे या बढ़े, तो आपने उसका रेशनलाइजेशन करना है ताकि नीचे से ये रूट हटे। तो हमने अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये तो हो गया 10 √3 + 1। नीचे बना a - b और a + b, दैट इज कॉल्ड a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो ये कट के आ गया 5 और ब्रैकेट में √3 + 1, एक यूनिट का मान। हमें बताना है मीनार की ऊंचाई, तो √3 है वो, तो अगर एक यूनिट का मान इतना है तो √3 का मान क्या होगा, गुणा कर दिया, सॉल्व करके हमें मिल गया 15 + 5 √। ये सवाल करेंगे जरा, ये भी अच्छा सवाल है, इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है आपने। 45 और 60 में जो मेहनत की है ना, इसमें नहीं करनी है आपने। सवाल है, एक टावर का उन्नयन कोण समतल से 30 डिग्री है। उन्नयन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, बच्चे याद रखना, ये वाला उसने बोला है, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये टावर है, समतल से कितना है, 30 डिग्री। कह रहा है कि यदि टावर के पास 20 मीटर टावर की तरफ अगर आप चलते हो तो एंगल 60 डिग्री में बदल जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से अगर आप 20 मीटर टावर की तरफ, टावर के पास अगर आप आते हो इस पॉइंट से, बच्चे ये एंगल किस में बदल जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री में बदल जाएगा। आपसे कह रहा है बताओ टावर की ऊंचाई क्या होगी। यहां तो कैलकुलेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, जब भी 60-30 का खेल आएगा। हम जानते हैं 60 के सामने √3, यहां से यहां तक का मान 1, और मैंने आपको लिखवाया है कि इतना जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं 2 यूनिट, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 यूनिट का मान 20 मीटर होगा, एक यूनिट का मान क्या होगा, 2 धाम 20 यानी कि 10 मीटर।
आपसे कह रहा है टावर की ऊंचाई, भैया वो तो √3 यूनिट है, तो √3 का मान क्या होगा, 10√3 मीटर। ये हमारा जवाब होगा ऑप्शन 10√3 मीटर। ठीक है भैया, ये कुछ रिलेशन जो मैंने शुरू में लिखवाए हैं ना आपको, उनको आपने पेज में लिख के थोड़ा सा रफ कॉपी में लिखकर, पेज में लिखकर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ये सवाल देखेंगे जरा। कह रहे प्रकाश ग्रह की चोटी से दो जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री है तथा 30 डिग्री है। ओके? यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर हैं तो प्रकाश ग्रह की ऊंचाई बताओ क्या होगी। प्रकाश ग्रह की ऊंचाई बताएंगे बच्चे सभी लोग। अवनमन यानी इस बार उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, बताइए जल्दी से। इससे पहले थोड़े से आसान सवाल करा दूं आपको, थोड़ा सा घबरा रहे हो आप, है ना। थोड़े आसान सवाल करा देता हूं आपको, ऐसा लग रहा होगा कि आ, ये सवाल कर लो आप, है ना। पहले 3-4 सवाल आसान आसान कर लो, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताओ। ऐसे सिंपल सवाल कर लो पहले 3-4। कह रहा है मीनार के आधार से, आधार यानी कि इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर ये कोई पॉइंट है और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ क्या होगी। मीनार की ऊंचाई 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3, नीचे क्या होता है 1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट का मान जो होगा 20 मीटर होगा। ऊंचाई कितनी है, √3, √3 का मान कितना होगा, 20√3 मीटर। अब बच्चे याद रखना, √2 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.414। √3 की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड 1.732। ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, हालांकि एग्जाम में जब भी सवाल आएगा तो वो नीचे लिख के देगा, वो नीचे लिख के देगा। हमें यहाँ √3 की वैल्यू को उसने कैलकुलेट कराया है, तो 20 गुणा और √3 की वैल्यू क्या याद रखेंगे, 1.732। भाई आप 20 की मल्टीप्लाई करो, 20 दूनी 40 का 0 हासिल का 4, 20 तिया 60, 60 4 64 हासिल का 6, 20 सत्ते 140 और 6 146 हासिल के 14, 20 एकम 20 और 14 कितना होता है, 34। और तीन संख्या पहले पॉइंट है तो तीन संख्या पहले पॉइंट लगा दो, तो 34.64 हमारा सही जवाब होगा, 34.6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। 34.6 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मैंने बोला कि जब भी हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा तो सामने वाली जो भुजा है वो √3 होगी, बेस वाली 1। उसने बोला है कि मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, आधार होता है ये वाला पार्ट, तो मीनार के आधार से अगर मैं 20 मीटर जाऊंगा तो ये चला गया, यहां से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे रखा है। 1 यूनिट का मान 20, तो √3 का मान हो जाएगा 20 उसको हमने सॉल्व कर लिया, √3 का मान 1.732 रखकर। ये सवाल करेंगे बच्चे जल्दी से, इसका जवाब बताओ।
सवाल कह रहा है टावर के आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की लंबाई ऊंचाई बतानी है हमें, लगभग कितनी है। भाई आधार तो ये होता है, आधार से एक बार इस बार 25 मीटर गया है, तो ये वाला जो उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 दिया हुआ है। जैसे ही 60 डिग्री का नाम सुनो तुरंत समझ जाओ कि ये भुजा 1 होगी और ये √3 होगी। नहीं, उल्टा बोला मैंने, ये √3 होगी, 60 के सामने √3 और ये 1। एक यूनिट का मान है 25, प्यारे भाई √3 का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर 25 को सॉल्व कर लो क्योंकि उसने पॉइंट में दिया हुआ है। आप कहेंगे 25 गुणा 1.732, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 5 80, 25 सत्ते 175 और 8 183, 25 एकम 25, 25 और 18 कितना होता है 43। तीन संख्या पहले पॉइंट है तो तीन संख्या पहले पॉइंट यहां लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा 43.3 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ओके, एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल करेंगे जरा, बताइए इसका जवाब। सभी लोग बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक खड़ी दीवार पर टिकी है, सीढ़ी की लंबाई दे दी 10 मीटर, कह रहा है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी होगी? भाई इस बार वो आपसे कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार के साइड में खड़ी है, दिस इज कॉल्ड सीढ़ी, ये सीढ़ी है ना। इस सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर, ये 10 मीटर है, एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री देखा तुरंत हम समझ गए कि सामने वाली भुजा √3, ये 1 और ये वाली भुजा कितनी होगी 2, ये वाली भुजा कितनी होगी 2। सवाल ने कहा है दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, ये दीवार है ये सीढ़ी के पैर हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 यूनिट। तो प्यारे भाई क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 यूनिट का मान 10 मीटर होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा 10/2, यानी कि आप कह दोगे सर 5 मीटर, और वही मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना आराम से। तो सारे सवाल टफ नहीं है, कुछ आसान भी है। एक और सवाल कराता हूं आपको, ये सवाल करेंगे पहले। सवाल करा है एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर 200√3 ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? बताइए, उन्नयन कोण। वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल है। इस बार उसने एंगल पूछ लिया। कह रहा है मीनार के आधार से 200 मीटर दूर, यानी कि आधार मीनार का ये रहा बेस, और यहां से 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर। कह रहे देखे जाने पर 200√3 ऊंची दीवार है, 200√3 मीटर ऊंची दीवार है, और ये एंगल आपसे पूछा है। बड़ा सिंपल है, आप देखकर घबरा जाओगे सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज क्या है। सर लेडर बोला तो हाइपोटेनस होगा क्या? हाँ, आप खुद सोचो यार, ये बड़ी प्रैक्टिकल है। आप दीवार पे चढ़ते हो सीढ़ी लगा के, तो वो हाइपोटेनस पर ही तो चढ़ते हो, आप कर्ण पर ही तो चढ़ते हो। दीवार आपका क्या है? लंब। ये है आपका बेस, और जो सीढ़ी आपने लगाई दैट इज हाइपोटेनस, कर्ण।
अब ये देखकर हम घबरा जाएंगे, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। क्या करेंगे बच्चे, 200√3 रेशियो ये वाला 200। आप देखेंगे 200 एकम 200, 200 से 200 कट गया, ये रेशियो बन गया हमारा √3 1। यानी कि इस वाले पार्ट को हम √3 कह सकते हैं और इस वाले पार्ट को 1। जैसे ही हमने थीटा के सामने √3 देखा, हमारी आंखें खुल गई कि थीटा की वैल्यू तो सर 60 डिग्री होगी। इतनी चीज तो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि जो एंगल के सामने वाली भुजा होगी वो √3 होगी, और जो एंगल के साइड में भुजा होगी वो 1 होगी। अगर ऐसा है तो वो एंगल हमारा 60 डिग्री है। और अगर एंगल के सामने वाली भुजा 1 है तो एंगल 30 डिग्री है, और नीचे वाली भुजा √3 है। और अगर एंगल के सामने वाली भुजा और नीचे वाली भुजा दोनों बराबर हैं तो एंगल 45 डिग्री है। ये तीन छोटी छोटी सी बात आपने याद रखनी है बस। चलिए चलते हैं थोड़ा सा सवाल की तरफ। अब तो हम छोड़ के आए थे, इसी वाले सवाल को छोड़ के गए थे ना। चलो अगेन चलते हैं इसी सवाल की तरफ। सवाल है भाई, प्रकाश ग्रह की चोटी से दो जहाजों का अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पूर्व की ओर 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के हैं। ओके, दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर हैं, तो प्रकाश ग्रह की ऊंचाई बताओ क्या होगी। ये दोनों के दोनों एंगल जो है ना, ये पूर्व की तरफ ही है। यानी कि ये अगर आपका प्रकाश ग्रह की लंबाई है, एक जहाज ये रहा और दूसरा जहाज ये रहा, दोनों एंगल यहीं पर हैं। हालांकि उसने अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक एंगल उसने 45 डिग्री बोला है, एक एंगल उसने 30 डिग्री बोला है। बच्चे अगर ये एंगल मैं 30 डिग्री लेता हूं और ये वाला एंगल मैं 45 डिग्री लेता हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या 30 डिग्री नहीं हो जाएगा? भाई ये लाइन जो है इस लाइन के समांतर है, तो जो ये एंगल 30 होगा ये भी 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये वाला एंगल 45 है तो क्या बच्चा, ये वाला एंगल भी 45 नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। हमको उसने अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए थे, तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। ये दोनों जहाज हैं, ये दोनों जहाज हैं, है ना। तो ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये एंगल हमारा 45 हो जाए। हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में बदल लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में बदल लिया। बच्चे अब हमें पता चल गया, 45 और 30 का तो कोई केस हमने नहीं पढ़ा ना, तो आप ये देख लो 45 के सामने 1 होता है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है। √30 डिग्री के सामने 1 होता है, लेकिन ये पूरी भुजा कितनी होती है, √3। इतनी छुटकू सी भुजा कितनी हो जाएगी, √3 - 1। क्या हो जाएगी, √3 - 1 होगी क्या नहीं? यस। तो ये उसने बोला है कि भैया दोनों जहाज के बीच जो है 200 मीटर की दूरी है। तो क्या मैं कह सकता हूं √3 - 1 की वैल्यू 200 मीटर होगी। एक यूनिट का मान कितना होगा, 200 बटे √3 - 1। अब इसको रेशनलाइजेशन कर लो, नीचे से रूट वाला पार्ट हट जाएगा, ऊपर नीचे √3 + 1 और √3 + 1। यस भाई, ये कितना हो जाएगा 200 और ब्रैकेट में √3 + 1, पिछले वाला सवाल ही है। a+b और a-b, a² - b²। तीन में से एक गया दो और दो से जाएगा 100 बार। एक यूनिट का मान क्या मिल गया, 100 और ब्रैकेट में √3 + 1। ये एक यूनिट का मान है, एक यूनिट का। आपसे कह रहा है ग्रह की ऊंचाई बता दो, बच्चे वो तो एक यूनिट है, हमें 100 और √3 + 1 की वैल्यू बतानी है। √3 क्या होता है, 1.73 + 1 हो जाएगा 732 होता है, आप 73 मानो, हो जाएगा 2.73।
100 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 273 के लगभग आपका आंसर मिलेगा कि भैया उस ग्रह की लंबाई जो है प्रकाश ग्रह की अप्रोक्सीमेट 273 मीटर है। हालांकि 273.2 आएगा, 1.732 अगर हम माने तो 273.2 आएगा, तो हम उसको लगभग फिर भी 273 मीटर कह देंगे कि 273 मीटर अप्रोक्सीमेट उसकी हाइट है। ये सवाल देखिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को, क्या है इसमें जरा। सवाल है, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 5 मीटर, 5 मीटर का कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म 5 मीटर ऊंचा है और कह रहा है कि इसके ऊपर से, यानी कि यहां से आपका जो बन रहा है ना वो टावर है, ये कोई ऊंचा टावर है और इस टावर पे ये वाला एंगल बनेगा। ये उसने बोला है कि इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जमीन से नहीं बन रहा, इस बार कह रहा है 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, यानी कि ये 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ये तो जमीन है, इसके ऊपर से टावर का एंगल बनेगा कितना, 30 डिग्री। ये उसने बोला है। तो कह रहा है कि यदि टावर 45 मीटर है, टावर क्या है, 45 मीटर है, बच्चे याद रखना ये वाली लाइन इसके समांतर होगी। अगर ये 5 मीटर का है टावर, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई भी हमारी 5 मीटर होगी। और ये पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 45। कितनी दे रखी है, 45। तो अगर ये 45 दे रखी है, तो क्या मैं यहां से यहां तक की ऊंचाई को कह सकता हूं कि 45 माइनस 5 यानी कि 40 मीटर होगा सर? होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया प्लेटफॉर्म भी 5 मीटर ऊंचा है। ये लाइन को मैंने कहा इसके पैरेलल होगी, तो जो ऊंचाई ये है वही ऊंचाई ये होगी। तो ये 5 है तो ये भी 5, और ये यहां से यहां तक कितनी है, 45। ये 5 है तो ये कितनी बचेगी, 45 माइनस 5 यानी कि 40 बचे। अब 30 के सामने तो 1 यूनिट, क्या रेशियो होता है 30 का? आप कहेंगे सर ये 1 यूनिट और ये √3, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट का मान जो होगा 40 मीटर होगा, तो √3 का मान कितना होगा, 40 √3 मीटर। आपसे पूछा क्या है बच्चा, आपसे पूछा है टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी। भैया ये टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी ही तो है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 40 √3। टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, आप कहेंगे सर 40 √3 मीटर होगी। ओके, ये सवाल देखिए जरा, इसे देखेंगे बच्चे। कह रहा है एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। एक सीढ़ी जो है एक इमारत के सहारे खड़ी है, ठीक है जी। सीढ़ी का आधार इमारत से 9 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। ओके, यानी कि ये आपका दीवार है, ये सीढ़ी खड़ी है ना, ये सीढ़ी है, ये वाली क्या है, लेडर है, ये सीढ़ी है। ओके, तो सवाल कह रहा है कि भाई साहब सीढ़ी का आधार इमारत से 9 मीटर दूर है, ये 9 मीटर है, और कह रहा है सीढ़ी इमारत पर 12 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, ये वाली ऊंचाई जो है ये 12 मीटर है, ठीक है। कह रहा है सीढ़ी की लंबाई का पता लगाओ, सीढ़ी की लंबाई का पता लगाओ। तो सबसे पहले तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये तो ट्रिपलेट बन गया। भैया हमसे ये वाली भुजा पूछी है, ये अगर 9 है ये 12 है, हमने तो ट्रिपलेट पढ़ा सर, 9 12 15 का, हमें एंगल की जरूरत ही नहीं है। कौन सा एंगल भैया, सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी,
15 मीटर हो जाएगी। कभी कभी इतना आसान सवाल भी पूछ लेगा आपसे, है ना, कि भैया हमने तो क्या लगाया, हमने तो ट्रिपलेट लगाया। जो लोग ट्रिपलेट तिर्यक नहीं लगा सकते बच्चे, वो लोग पाइथागोरस थ्योरम से जा सकते हैं कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। तो वहां से सॉल्व करेंगे तो आपको हाइपोटेनस कितना मिलेगा, आपको 15 मिल जाएगा। कुछ बच्चे सोचते रहे एंगल कैसे निकलेगा, √3 और 1 तो है ही नहीं। अरे वो भी तो सोचो, उससे भी आसान कुछ हो सकता है ना। ये सवाल देखिए। सवाल करें 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 है, प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है। सेम अभी तो सवाल किया हमने भाई, ये 7 मीटर ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई मीनार है, और इसके ऊपर से आपको बोला है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। बच्चे एक बात बताओ, कह रहा है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है, टावर की, टावर की ऊंचाई है 47 मीटर। क्या ये वाली डिस्टेंस 7 है तो ये वाली भी 7 हो जाएगी। अगर ये 7 है, ये पूरा 47 है, तो ये कितना बचेगा, 47 में से 7 घटा दो सर, 40 बचेगा। बिल्कुल सही बात है सर। 30 के सामने 1 और √3 का रिलेशन होता है, यानी कि एक यूनिट का मान अगर 40 है तो प्यारे भाई √3 का मान कितना होगा, 40 √3 मीटर। आपसे पूछा है जो टावर है प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है, ये टावर है ये प्लेटफॉर्म है सर, ये तो 40 √3 मीटर की दूरी पर है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 30 के सामने √3 नहीं होगा बच्चे, 60 के सामने √3 होता है। चलो ठीक है, एंड करते हैं। इस सवाल में आपको होमवर्क दे दूं, ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप मेरा विश्वास रखो, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बना ना तो इनसे ही बन जाएगा, इनसे ही बन जाएगा। अगर 1% बना तो 1% चांस है कि हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल बने। बाकी कल हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। अब इस बार मैं संडे को भी आपकी क्लास लगाऊंगा भाई, 2 घंटे क्लास मैं सोच रहा हूँ कि संडे को भी आपकी लगाऊं मैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कल भी आपकी क्लास रहेगी और परसों भी आपकी, संडे को कल हम एक बार फाइनलाइज कर लेंगे संडे की क्लास का। कल तो है आपकी क्लास, और कल हम अपना नया चैप्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे, है ना। अलजेब्रा कर लेते हैं और फिर बढ़िया रहेगा, चैप्टर बढ़िया भी है। तो हो सकता है कि मंडे तक, अगर मैंने संडे को क्लास करी तो कल परसों और मंडे तक आपका अलजेब्रा वाला पार्ट का भी मोटी मोटी चीजें आपको मैं बता दूं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा, अलजेब्रा का भी हम 3 दिन में सारा का सारा देख लेंगे। एनीवे चलो नेक्स्ट वीक आपका संडे तक आपका सिलेबस मैं सारा का सारा एंड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं बच्चे अब कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।